सो हे गाइस, दिस इज योर सजाद एंड यू वाचिंग अल्केमिस्ट एकेडमी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। आज लास्ट टर्न पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी में, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो दिए हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं, जो जिसके थ्रू हमें पता कर सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कौन कौन सी गैस इवॉल्व होती है ना, कौन कौन सी गैस इनटेक की जाती है। तो ये सब हम एक स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे, सारी एक्टिविटीज़ चैप्टर की। तो चलिए हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा है सबसे पहला पॉइंट हमारा है, देखें यहाँ पे, वी हैव डिस्कस्ड। हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया पहले से न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, जो अभी हमने लास्ट टर्न पे किया ही था, लास्ट वीडियो में, है ना। इन द लास्ट सेक्शन, द फूड मटेरियल टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जो फूड मटेरियल है वो यानी जो ग्लूकोज के फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, चाहे वो ग्लूकोज हो या फिर वो स्टार्च हो, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं। प्रोटीन के फॉर्म में वो हम उसको इनटेक करते हैं। देन क्या होता है कि वो जो अलग अलग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से, नए नए तरीके सबके पास अलग अलग होते हैं ना, सबका डाइजेशन मेथड अलग होता है, सबको जो ब्रेकडाउन होता है फूड का वो अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बात की गई है कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कम्प्लीटली। कोई कोई क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। आप देख रहे हो, अगर जो आपने फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन पढ़ी होगी उसको अब हम इन्वर्स कर दें, जस्ट अपोजिट कर दें, तो वो हो जाएगी इसी के लिए, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा वहाँ पे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इन्वॉल्व होती है और वाटर भी बनता है उसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे पाथवे कौन कौन से हो सकते हैं। सम यूज़ अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ऐसे पाथवेज यूज़ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया वगैरह, साइनोबैक्टीरिया वगैरह है ना, वो उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं, इन ऑल केसेस, सभी केसेस में लेकिन एक चीज़ कॉमन है, क्या है, फर्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज के बारे में बता रहे हैं कि ग्लूकोज क्या है, वो C6H12O6 होता है, C6H12O6, ठीक है ना, ये इस तरह से होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, PY से हम डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोसेस है बेटा, ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट, द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अब ये अलग अलग केसेस में हो सकते हैं, जब फ्रेगमेंटेशन वगैरह हो रहा हो उस समय की बात कर रहे हैं ना, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो तब वहाँ की बात हम करते हैं कि ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों, किसमें, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। वही एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, जो आपने पहले से पढ़ रखा होगा। आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो कच्चे फल से, फ्रूट से या फिर गन्ने के जूस से क्या होता है बेटा, शुगर केन की जो जूस होते हैं उनसे क्या लोग बनाते हैं, अल्कोहल वगैरह बनाते हैं या फिर एसिड वगैरह बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है ना। वहाँ पे भी क्या सिचुएशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो सबको ही पता होगा नॉर्मली कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो उसका जो उसके थ्रू जो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की हेल्प से, या ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया
कॉन्डिया में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब ये जो पायरुवेट था, ठीक है ना, ये जो पायरुवेट था पी से डिनोट कर रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से इसको रिएक्शन लिख देते हैं, अगर हम पी ये कन्वर्ट हो रहा है 3CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये 3CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। अभी हम रिएक्शन और उसकी आगे चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है द अदर प्रोडक्ट, एंड जो अदर प्रोडक्ट है इज़ वाटर, वो क्या होता है, वाटर होता है। इसके साथ क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा हो या उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे इस केस में हमें दिखाया गया है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन में होता है, ठीक है ना, इसलिए उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें, लिखा हुआ है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करें एनर्जी कंपैरिजन की, तो अगर हम बात करें EAN, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी है, और EA ये किसकी है, एरोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी है। तो इसमें बताया गया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है एज़ कम्पेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, समटाइम्स। अब हम आगे बात करते हैं, समटाइम्स लिखा हुआ है व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इन और मसल्स। अब ये बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है ना। जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या कह सकते हो अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट, ये एक अलग पाथवे है जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जो एक्वायर किया जाता है मसल सेल्स के द्वारा जब वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है हेयर द पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इन द लैक्टिक एसिड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हेयर द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड, ये किस में कन्वर्ट जाता है, लैक्टिक एसिड, विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो क्या है एक खुद ही एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जो पायरुवेट था वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और लैक्टिक एसिड भी क्या है, वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन और मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स, और यही जो फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का मसल्स में, इसी की वजह से क्या होता है, हमें क्रैम्प्स आते हैं, हमें पेन होने लगते हैं ना, दर्द महसूस होता है वहाँ पे, ठीक है ना। यही रीज़न है कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है मसल्स के थ्रू, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाता है, बॉडी सेल्स में वो क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है, मसल सेल्स में डिक्रीज़ कर जाता है, और ये मसल सेल्स द्वारा एक स्पेशल पाथवे है फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू द लैक्टिक एसिड। ये ही लैक्टिक एसिड क्या करते हैं बच्चों, क्रैम्प्स कॉज करते हैं या पेन कॉज करते हैं इन और मसल्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम इसके जो नीचे डायग्राम या कह सकते हो इसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम समझ लेते हैं कैसे, ठीक है। स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है C6H12, ठीक है, O6, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसमें C6 है, इसका मतलब कि इसमें 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये है गया हमारा ग्लूकोज हो गया। नेक्स्ट ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। अब पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब 2 PY में ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कुछ एनर्जी इसमें निकल जाएगी,
ठीक है ना, क्योंकि 6 कार्बन इधर थे तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 × 3 बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। एक तरह से रिएक्शन को हम बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। चलिए, अब जब ये पायरुवेट कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास 3 तरीके हैं पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि किसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली बात, ठीक है ना। फिर दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये भी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम्प्लीटली अब्सेंस नहीं है ना, आप ये मत समझो कि दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली अब्सेंस नहीं है, बस कमी हो गई है, लैक हो गई है, ठीक है ना, कमी हो गई है किसी वजह से, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता लेकिन, ठीक है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए। और थर्ड वाला जो हमारा है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास 3 है। सबसे पहला वाला क्या है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये दूसरा वाला, ठीक है, और ये तीसरा वाला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम सारे एक साथ मतलब आराम से देखते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, सारे समझते हैं। तो देखिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, पहला वाला ये पायरुवेट अब कन्वर्ट हो रहा है इन द ईस्ट सेल्स द्वारा, ईस्ट के सेल्स द्वारा, ये इसमें इथेनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी ये इथेनॉल, ये हो गया C2H5OH, ठीक है ना, ये C2H5 हो गया, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, और सम एनर्जी यानी हीट वगैरह निकलेगी, ठीक है ना, जिसे हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये निकल रही है, ये हो गया इस रिएक्शन, ठीक है ना, ये रिएक्शन हो गई। अगर एक पायरुवेट यहाँ पे PY कन्वर्ट हो रहा है तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है 3C का, यहाँ पे देखो 2 CA है और 1 C यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पायरुवेट हमारी जब मसल सेल्स में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो लैक ऑफ सेल्स है, इन और मसल सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, ये लैक्टिक एसिड में मतलब डायरेक्ट उसका क्या हो जा रहा है बच्चों, वो डायरेक्ट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है ना। उसमें मतलब 3 कार्बन लैक्टिक एसिड में भी हैं और 3 कार्बन पायरुवेट में, तो हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे भी रिलीज होती है। सबसे लास्ट वाला है बट नॉट द लीस्ट, क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज लास्ट वन। क्या है इसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच इट कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाई प्रोडक्ट आल्सो फ्रॉम वाटर एंड एनर्जी। इसमें 3 चीज़ें बनती हैं, एक वाटर भी इसमें बाई प्रोडक्ट में बनता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती ही बनती है, एंड एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है ना। अगर हम एनर्जी रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रेशियो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, सबसे ज़्यादा ये एनर्जेटिक होगा, ठीक है ना, मतलब इसमें एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, देन इसमें निकलेगी, देन इसमें निकलेगी, ठीक है ना। ये है हमारे एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एनर्जी के लिए हम फिर से देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी निकलेगी, एंड देन इसमें निकलेगी एनर्जी, ठीक है ना, फिर इसमें निकलेगी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट, क्या था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। हमने 3 अलग अलग तरह से देखा कैसे कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है अलग अलग पाथवे में। हमने देखा ईस्ट सेल में कैसे होता है, या इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर हमने देखा लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स में कैसे किस तरह से ये कन्वर्ट करता है पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में। देन आफ्टर हमने देखा कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है, वो वाटर भी बना रहा है, एंड वो एनर्जी भी बना रहा है। हमें क्या कहते हैं, वाटर केवल एक में देखने को मिला जिसमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है ना। इथेनॉल हमें एक में देखने को मिला जिसमें क्या था, जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, कम्प्लीटली अब्सेंस था, ठीक है ना। और लैक्टिक एसिड एक में देखने को मिला जब क्या था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो ये सारे टॉपिक थे इसके। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इसे और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो मैं ज़रूर इसे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, देखिए, चलिए ये लिखा हुआ है बच्चों, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ये कह रहे हैं जो एनर्जी अभी बनी थी, जो यहाँ पे एनर्जी ये वाली बनी थी ना, ये वाली जो एनर्जी बनी थी जो अभी हम देख रहे थे, ये एनर्जी जो बनी थी, ये क्या होता है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये इमीडिएटली तुरंत ही कन्वर्ट हो जाती है या यूज़ हो जाती है ATP मॉलिक्यूल बनाने के लिए। क्या के लिए,
एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज़ इन द सेल। मतलब ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है तभी तो इन्हें हम एनर्जी करेंसी कहते हैं भाई। आपको सबको पता होगा कि तभी हम इन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है ना, ये फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दीज प्रोसेसेस। अब इन प्रोसेस में होता क्या है, एटीपी इज़ ब्रोकन। ये जो एटीपी है ये टूटती है ना, ब्रोक डाउन होती है। अगर हम बात करें एटीपी की तो ये एटीपी, ठीक है ना, एटीपी ये है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ए डी और पी में। और एक पी वाई या कहते हो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये रिलीज़ हो जाता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाती है और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। ठीक है ना, इस रिएक्शन में एटीपी टू एडीपी कन्वर्जन में। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। इसका ट्राईफॉस्फेट, इसका डाईफॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो फॉस्फेट है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन। अब जो एटीपी है वो ब्रोक डाउन होती है, गिविंग राइजिंग द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। और जो एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेक प्लेस करेगी इनसाइड द सेल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे अभी मैंने बताया था वो यहाँ पे हमें देख लेते हैं। एटीपी के बारे में दी हुई है तो उसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इसको समझ के। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। लिखा हुआ एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी। अब जैसे मैंने बोला था वही क्या है, मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस। ये मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस में क्या करती है, एनर्जी करेंसी की तरह यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज मेक द एटीपी। और जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, वो अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था किस में यूज़ हो जाती है, एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ हो जाती है। ठीक है ना, फ्रॉम द एडीपी। जैसे अभी मैंने ऊपर रिएक्शन या यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन सामने ही है हमारे। देखो ये अभी जो ऊपर वाली रिएक्शन लिखी थी वो हमने इन्वर्स लिखी थी, है ना, उल्टा लिखा था। एटीपी कन्वर्ट हो रहा था एडीपी में, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहा है, समझना इसको, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, जहाँ पे एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है ना, अब ये सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जो रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी हेल्प से ये दोनों एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद ये एज ए एनर्जी करेंसी की तरह वर्क करता है, एनर्जी फ्यूल की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने इसके इन्वर्स रिएक्शन को लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखते हैं इसमें क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं इसके बारे में दिया है, उसके बारे में थोड़ा एटीपी से रिलेटेड दिया है। लिखा हुआ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन अभी आपने देखी ये कैसी रिएक्शन थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, जिसमें क्या हो रहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड थी, है ना, जिसमें एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा था। नेक्स्ट क्या है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखते हैं व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट। अब ये जो टर्मिनल फॉस्फेट यहाँ पे जो जुड़ा था ये वाला फॉस्फेट, ठीक है ना, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट क्या होता है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज़ ब्रोकन यूजिंग वाटर। जब इसको क्या कर दिया जाता है, ब्रोक कर दिया जाता है, टूट जाता है, मतलब ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पे, ये वाली बॉन्डिंग है ना, ये टूट जाती है। द एनर्जी, अब इक्विवेलेंट, जितनी एनर्जी यहाँ पे लगी थी इनको बनाने में उतनी ही एनर्जी ये रिलीज़ करेगा। अबाउट कितना 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज़ करता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना इसको, कितना कि एक एडीपी बनने में कितनी एनर्जी लगती है और एक एटीपी टूटने में कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे कितना है 30.5 किलो जूल पर मोल, आप इसे यूनिट के साथ बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं थिंक। अब आप सोचो इसके बारे में कि
थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। जो बैटरी है वो कैसे कई तरह के यूजेस में अपनी वो एनर्जी प्रोवाइड कराती है, आप ये सोचिए। एंड इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, और फिर वो जो बैटरी की एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी होती है, आपको सबको पता होगा ना, वो केमिकली स्टोर एनर्जी होती है। बट फिर भी उसका यूज़ हम मैकेनिकल एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए भी बना सकते हैं। जैसे हमने इन्वर्टर से फ़ैन ऑन कर लिया है ना, इन्वर्टर से फ़ैन ऑन कर लिया तो फ़ैन ऑन कर वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई ना, फ़ैन चल रहा है, मशीन चल रही है। या फिर हम फ़ैन से बल्ब जला दिए, लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है ना। या फिर हम फ़ैन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस पार्टिकुलर केमिकल एनर्जी से हम कई सारे, जो बैटरी की एनर्जी है, कई सारी तरह की एनर्जी से हम उससे बना सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली उसी तरह भी आगे इसके बारे में बताया गया है, एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसीलिए जो एटीपी हैं वो भी उनके डिफरेंट फंक्शन है, वो हर जगह मतलब मोस्ट ऑफ द जगह वो काम में आ ही जाती हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स में काम में आ गई, ठीक है ना। और नेक्स्ट लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आ गए। किस में आ गए बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आ गए, ठीक है ना। किस में? प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आ गए। एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से इसको नर्वस सिस्टम में अभी, कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में भी काम में आ जाता है। एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये एटीपी जो है वो काम में आता है। आई होप कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, बहुत ही ईजी है ये, बस इसमें थोड़ी सी लीप अप होती हो गई है, जिसको आप इग्नोर करिएगा, है ना। और शुरू से ध्यान से वीडियो को समझिएगा। अगर आपने ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो आई स्वेयर कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आई स्वेयर कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को क्लियरली शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा ही था। और फिर उसके बारे में, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। कि वहाँ पे जहाँ पे भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा। नेक्स्ट लिखा है, वी हैव सीन दैट द प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। और आपको ये भी पता है कि जो प्लांट है वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर्स दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और जो उनके बीच इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है ना, लेंटिसेल्स वगैरह भी होते हैं, हम अगर बात करें बाग सेल्स वगैरह में, है ना, और इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, तो ये इंश्योर करते हैं कि जो सारी सेल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, जिससे प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज उनसे हो सके। नेक्स्ट लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जब रिलीज़ करती हैं, मतलब सॉरी इनहेल करते हैं प्लांट, है ना, स्टोमेटा के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज करते हैं। कैसे? डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न क्या होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उससे क्या कहते हैं, डिफरेंस से मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे। तो लिखा हुआ है, दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। और वो क्या होते हैं, फिर एयर में निकल जाते हैं डिफ्यूज़ करके, ठीक है ना। गैसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, कि गैसेस जो हैं वो सेल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना, या हो सकता है वो उनसे दूर हो जाएं, या फिर वो बाहर निकल जाएं इन्वायरमेंट में, डिफ्यूज़ कर जाएं एयर में, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न, अब बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न की, डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करने लगा है, फिर कौन कौन सा बच्चा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या कंडीशंस पे, एंड किस पे,
जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे लिखा हुआ है एट नाइट, रात की बात अगर हम करें, रात में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, रात की बात करें, व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, जब यहाँ पे किसी तरह की फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है ना। व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो क्या होता है, CO2 एलिमिनेशन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वहाँ पे मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी कौन सी हो रही होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन फॉर्म होती है ना। तो फॉर्म तो उस समय तो रात में तो ऑक्सीजन फॉर्म होगी नहीं, तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन जो CO2 एलिमिनेशन का प्रोसेस है ये तो होता ही रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें ड्यूरिंग द डे। अब हम डे की बात करें, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन इज़ यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब जब रात में लाइट नहीं थी, फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन हो रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन हो रहा था। रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज़ हुई थी, तो वो रिलीज CO2 और जो बाकी ट्रैप्ड CO2 थी वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगेन इन द डे टाइम, है ना, ड्यूरिंग द डे टाइम। हेंस आगे बात करें, देयर इज़ नो CO2 रिलीज़, फिर वहाँ पे क्या होता है, कोई भी CO2 रिलीज़ नहीं हो पाता, ठीक है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट द टाइम, और इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ जो डे टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मेजर इवेंट होता है एक तरह से, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट CO2 नहीं निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्लांट O2 निकालते हैं, मतलब ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि जो CO2 है वो कहाँ यूज़ जाती है, मतलब जो रिलीज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि वो खुद ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं ऑलमोस्ट, है ना, जितनी भी जनरेट हुई होती है ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन, आई मीन एनिमल्स के पास क्या बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गन हैं फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए फ्रॉम द इन्वायरमेंट से, एंड फॉर गेटिंग द रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको उससे मतलब बाहर निकालने के लिए भी उनके पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे ऑर्गन हैं। जैसे कि बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, कैन ब्रीथ इन द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें दैट लाइव इन द वाटर, जो वाटर में रहते हैं, नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व रहती है उसका यूज़ करते हैं। मतलब जो लैंड फॉर्म वाले एनिमल होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, जो क्या होते हैं, लैंड फॉर्म वाले एनिमल होते हैं, लैंड फॉर्म वाले मतलब जो लैंड फॉर्म वाले एनिमल्स होते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं बच्चा पार्टी, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहती है उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। बट अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, या जो वाटर में रहते हैं, जो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व रहती है उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर। ये बिल्कुल सही बात है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर में वो कम होती है। वो कितनी होती है, वो बहुत लो हो जाती है, ठीक है ना। वो क्या होती है, बहुत लो हो जाती है एज़ कंपेयर टू द एयर वाली ऑक्सीजन से, क्योंकि एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। इसीलिए द रेट ऑफ द ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर दैन द सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप फिश या कोई और टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एनिमल, वाटर या एक्वेटिक एनिमल देखते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चा, जो ब्रीदिंग रेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हाइयर होता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड फॉर्म वाले जो एनिमल्स होते हैं
उनकी अगर हम बात करें। तो नेक्स्ट अगर हम फिशेस की बात करें, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू द माउथ, थ्रू देयर माउथ, अपने मुंह से क्या करते हैं वो वाटर को इनटेक कर लेते हैं ना माउथ के थ्रू, एंड देन वो फोर्सली पास करते हैं उस वाटर को, उस अमाउंट ऑफ वाटर को जो उन्होंने इनटेक किया है थ्रू देयर गिल्स, अपने गिल्स से पास करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो टेक कर ली जाती है, टेकन अप कर ली जाती है बाय द ब्लड। तो ये जो मैकेनिज्म है वो फिशेस के द्वारा एक्वायर की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल की, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर में उसका यूज़ करते हैं किसके लिए, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन द डिफरेंट एनिमल। अब हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो स्किन से भी करते हैं, वो लंग्स से भी करते हैं, वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी करते हैं, ठीक है ना। जबकि अगर ह्यूमंस की बात करें तो उनके पास लंग्स होता है जिससे वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑल दीज ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन्स हैव द स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। और ये सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग क्रिएचर्स हैं ना, इनमें सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने वाला एक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू उनका जो सरफेस एरिया है, या कह सकते हो कॉन्टैक्ट टू इन्वायरमेंट जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा डाइजेशन में विलाई पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं ना, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं विलाई की वजह से, ठीक है ना, फोल्डिंग्स हो जाती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो वैसे ही इसमें अगर हम लंग्स में बात करें तो एल्वोलाइज पाई जाती हैं, ये एल्वोलाइज, ठीक है ना। इनसे क्या होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट से बहुत सारे होते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं। तो जिससे जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो उसी की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल दीज ऑर्गन हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। जो किसके कांटेक्ट में रहता है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस। तो जो ये सरफेस एरिया बढ़ाने वाला सरफेस होता है या ऑर्गन होता है, ठीक है ना, वो ही एक्सचेंज करता है, वहीं पे जो गैसियस एक्सचेंज या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो होता है, ठीक है ना। जैसे कि एल्वेओलाई में बात हम कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे रेस्पिरेशन मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है ना। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 11th की जब चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है, दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन। ये जो सरफेस होता है ये बहुत पतला होता है, फाइन होता है एंड डेलिकेटेड होता है, डेलिकेट होता है, तभी तो डिफ्यूज़न हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टफ हो गया है सरफेस, है ना, जैसे अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होता है, वो सेमी परमेबल होती है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा टफ हो गई, क्योंकि वो बहुत डेलिकेटेड होती है, मोटी पतली सी होती है ना, थिन होती है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ है वो उसके अक्रॉस जा सकती है नॉर्मली, है ना। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी तो उसके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल जो वो नहीं जा सकेगा, इसीलिए होता है। इसमें भी यही सिचुएशन यहाँ पे है, क्या है कि जो सरफेस कांटेक्ट सरफेस है, सरफेस ऑफ इसीलिए यहाँ पे क्या है बच्चा, जो कांटेक्ट सरफेस है या सरफेस ऑफ डिफ्यूज़न है वो थोड़ा सा डेलिकेटेड होता है एंड बहुत ही फाइन होता है, डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होता है वो और फाइन होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इसीलिए ये बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। दिस इसलिए या फिर या सो देयर हैव टू बी पैसेज, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पैसेज होता है, जैसे कि हमारे नोज से होते हैं, नोस्ट्रिल से होते हुए, है ना, साउंड जो ट्रैक होता है या फिर कह सकते हो विंड पाइप होती है, उसके थ्रू जो एयर है वो
जाती है लंग्स तक, फिर वहाँ पे एल्वुलाइज तक जाती है, एंड देन वहाँ पे डिफ्यूज़न कंप्लीट होता है। तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पे कि सो देयर हैव टू बी passes that will take the air to this area। वहाँ पे एक ऐसा पैसेज होना चाहिए जो उस एयर को, इन्वायरमेंटल एयर को उस एरिया तक ले जाए जहाँ पे डिफ्यूज़न होना है, ठीक है। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिकल mechanism in addition there is a mechanism for moving the air in and out for this area where the oxygen is absorbed, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर अब हम स्पेशली ह्यूमन की बात करें अगर हम स्पेशली ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो जो स्पेशली ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। ये किसके थ्रू होता है बेटा, नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है एयर है वो इनटेक की जाती है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज़ फिल्टर्ड बाई द फाइन हेयर्स दैट लाइंड द पैसेज। जो पैसेज के अंदर आपने देखा होगा अपने नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होता है, हेयर होते हैं, हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एक तरह से एयर को फिल्टर करते हैं ताकि अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो एयर के साथ ना जाए, जिसके कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, है ना, कोई माइक्रोब उसके अंदर ना जाए जिससे कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट हो, ठीक है ना। तो ये इसलिए होते हैं क्लीनिंग के लिए, एक तरह से एयर क्लीनिंग कर देते हैं वो लोग, ठीक है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस, और जो पैसेज होता है वो म्यूकस से भी लाइंड होता है। अब म्यूकस लाइंड होने का क्या मतलब है, क्योंकि म्यूकस बहुत ही विस्कस होता है, ठीक है ना, वो एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल की तरह वर्क करता है, ठीक है, जिससे कोई भी माइक्रोब अगर एंटर कर जाता है सपोज बाई चांस, तो वो उसको किल कर देते हैं, इन्फेक्शन नहीं फैलता जिसकी वजह से, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा जब आपको एलर्जी हो जाती है ना, तो एलर्जी में क्या सिचुएशन होती है, एलर्जी में यही सिचुएशन है, जैसे ही आपको धूल आई या फिर धुआं वगैरह लगा अगर अपने नाक में, तो ऐसा जो हमारा सेंसिटिविटी है या फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ऐसा लगता है कि कोई किसी माइक्रोब या किसी फॉरेन एजेंट ने अटैक कर दिया है, तो इसीलिए उसके रिस्पॉन्स में छींक आती है, ठीक है ना, स्नीजिंग वगैरह होती है, म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, ठीक है। तो वो क्या है, डिफेंस प्रोसेस में आ जाते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स इन और दिस प्रोसेस, नेक्स्ट लिखा है वो जो म्यूकस की लाइन होती है जो इस प्रोसेस में ऑल्सो हेल्प करती है। फॉर हेयर, अगर हम फ्रॉम हेयर यहाँ से बात करें, द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, जब नोस्ट्रिल से होकर थ्रोट में जाएगी, इनटू द लंग्स, फिर उसके बाद लंग्स में चली जाती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रैकिया और उसके जो रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, जो थ्रोट होती है मतलब ट्रैकिया की बात हम कर रहे हैं ना, ट्रैकिया पे क्या होती है, कार्टिलेज की रिंग होती है, विंड पाइप पे होती है कार्टिलेज की रिंग होती है, जिससे वो कोलैप्स ना हो, ठीक है ना, वो कोलैप्स ना हो। देखो यहाँ पे लिखा भी है दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, क्या हो, वो कोलैप्स ना हो, मतलब वो सिकुड़ ना जाए अचानक से, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नाउ अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सो नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम देखें ऑक्सीजन की O2, तो ये इनहेल की जाती है नोस्ट्रिल्स के थ्रू, है ना, नोस्ट्रिल्स के थ्रू, फिर ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी यहाँ पे होता हुआ, ठीक है ना, आगे आएगा ये विंड पाइप हो जाएगी हमारी पूरी, ठीक है ना, ट्रैकिया जिसे हम कह रहे हैं, ट्रैकिया हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे इसमें ये क्या है, ऐसे सर्कुलर से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो सर्कुलर से स्ट्रक्चर हैं यही है बेटा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पे जो लिखा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, ठीक है ना। अब ये कार्टिलेज क्या करता है, हेल्प करता है कि कोलैप्स ना हो, कोई भी जो विंड पाइप हो वो किसी वजह से कोलैप्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम और नीचे आएँ तो ये जो ट्रैकिया, ये ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स और ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, देखिए ये ब्रोंक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल फिर डिवाइड होकर फाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम एल्वेलर सैक कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, ये क्या है, एल्वेलर सैक्स हैं। ये ही जो सरफेस एरिया है जो
डिफ्यूज़न का सरफेस एरिया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा सा डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इंक्रीज़ करते हैं। आप देख रहे हैं ये जो एक क्या कहते हैं उठा हुआ पार्ट है, ये क्या है, एक एल्वेलाई है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, ये रिब्स हो गई हमारी, ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये एब्डोमेन और थोरैक्स कैविटी को कह सकते हैं और कह सकते हैं आपकी डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, या सेपरेट करता है, या अलग अलग करता है उन्हें। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो विद इन द लंग्स के अंदर क्या होता है, द पैसेज डिवाइड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। जो पैसेज है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर मतलब छोटे छोटे पैसेज या थोड़े थोड़े ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, विच इज़ फाइनली टर्मिनेट इन द बलून लाइक स्ट्रक्चर। और जो फाइनली क्या एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एल्वेलाई। क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। ये सिंगुलर वर्ड के लिए एल्वेलस यूज़ होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द एल्वेलाई प्रोवाइड आ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, वेयर एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे अभी हम लोग बार बार वही पढ़ रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वहाँ पे होता है, कैन टेक प्लेस। ठीक है ना, वहाँ पे हो जाता है, कहाँ पे, एल्वेलाई के पास। ठीक है ना, एल्वेलाई में। नेक्स्ट लिखा है द वॉल ऑफ द एल्वेलाई। अब हम स्पेशली पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चा, एल्वेलाई के बारे में। तो लिखा है द वॉल ऑफ द एल्वेलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना हुआ होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने पहले देखा है पिछले कुछ सालों में। ठीक है ना, लिखा हुआ है व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं, है ना, इन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ लेते हैं, तो क्या होता है, वी लिस्ट आउट रिप्स, जो हमारी लिप्स हैं वो हम उठ जाती हैं ऊपर, हम उन्हें उठाते हैं। ठीक है ना, एंड फ्लैटेंड द डायाफ्राम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो डायाफ्राम का शेप है, जब क्या होता है हम इंस्पिरेशन करते हैं, हम रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं एयर को, और एक्सपिरेशन में हम एयर को, जो रिमेनिंग एयर है लंग्स की, वो बाहर निकालते हैं। तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ ना फ्लैटेन द और डायाफ्राम, क्या होता है बच्चा, यहाँ पे फ्लैटेन द डायाफ्राम। ये नीट वगैरह में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट लिखा है एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और जो चेस्ट कैविटी है वो लार्ज हो जाती है थोड़ी सी, और फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, तो बड़ी हो जाती है, इसका मतलब है ना थोड़ा सा। अब बड़ी होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है, लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट्स वाई जो अमाउंट ऑफ एयर है वो उसमें बढ़ जाता है, मतलब भर सकता है, ज़्यादा भर सकता है। ठीक है ना, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। अभी देखते हैं हम लोग आगे, यहाँ से देख लेते हैं फिर से। द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट, जो चेस्ट कैविटी है वो क्या है, लार्जर हो जाती है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस, अब इसकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, जो एयर है वो लंग्स के अंदर आ जाती है। ठीक है ना, क्यों, जब कैविटी बढ़ जाती है तो जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है ना, जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और फिर लंग्स के अंदर क्या होता है, एयर चली जाती है। ठीक है ना, फिल हो जाती है, एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वेलाई, और जो एक्सपेंडेड एल्वेलाई हैं उनमें फिल हो जाती है। अब जब उसमें फिल हो गई, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो ब्लड है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ जाता है, फॉर द रिलीज़ के लिए इनटू द एल्वेलाई, जब वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है एल्वेलाई में। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑक्सीजन इन द एल्वेलर सैक इज़ टेकन अप बाई ब्लड इन द एल्वेलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इनटू द बॉडी। अब ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, जो एक्सचेंज की गई ऑक्सीजन है, जो अभी अभी डिफ्यूज़न हुआ है, जिसमें क्या हुआ था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर गई, और O2 इनसाइड द
बॉडी आई, ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर गई और जो O2 इनसाइड द बॉडी आई, है ना, एल्वियोलर सैक में डिफ्यूज़ होकर ब्लड में गई, वो डिफरेंट बॉडी सेल्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचा दी जाती है, ठीक है ना, फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द ग्लूकोज। वहाँ पे भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होने के लिए होता है, इसलिए, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल। अब हम ब्रीदिंग साइकिल की बात कर रहे हैं कि ब्रीदिंग साइकिल के दौरान व्हेन एयर इज़ टेकन इन, जब एयर ली जाती है, जब एयर आउट इनसाइड द बॉडी आप टेक करते हैं, एंड लेट आउट, जब आप छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, द लंग्स ऑलवेज कंटेन द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो लंग्स में एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो वो बचा रह जाता है एयर का, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जब लंग्स से जब आप क्या करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं। इंस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को ले रहे हैं अंदर, और एक्सपिरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम जो है वो एयर का रह जाता है इनसाइड द लंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं ऑफ एयर, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम ऑफ फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। ऐसा इसलिए होता है कि जो सफिशिएंट टाइम है ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब होने का वो मिल पाए एल्वेलाई के लिए, और उसी एल्वेलाई के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरा सफिशिएंट टाइम मिल पाए, जिससे वो उसको बाहर निकाल सकें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज़ लार्ज, जब बॉडी साइज़ होती है जो एनिमल की वो बहुत लार्ज होती है, तब की बात कर रहे हैं। द डिफ्यूज़न प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जब बहुत बड़ा साइज़ होगा, जैसे कि एलिफेंट वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे ये जो डिफ्यूज़न प्रेशर है बच्चों, वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फिर ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए फॉर द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इंस्टीड इसके अलावा क्या होगा, फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होंगे टेक अप ऑक्सीजन, फिर वो क्या करते हैं, जैसे कि हमारे में ह्यूमन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को टेक कर लेते हैं फ्रॉम द एयर या ब्लड से, ठीक है ना, लंग्स के से, एंड देन वो कैरी करते हैं अलग अलग, कैरी इट टू द टिश्यूज़ विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर द रिलीजिंग इट, ठीक है ना, वो वहाँ पे कैरी करते हैं, फिर उनका वो यूज़ कर लेते हैं। इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन। क्या होता है बच्चा, वो हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है इन ह्यूमन में, हीमोग्लोबिन होता है, विच इज़ अ वेरी हाई एफिनिटी टू द ऑक्सीजन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रति बहुत हाई एफिनिटी होती है। मतलब हाई एफिनिटी का मतलब है वो उससे बहुत आसानी से बाइंड हो जाता है, बहुत जल्दी बाइंड हो जाता है, बहुत तेज़ी से बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है ना। हम हीमोग्लोबिन से Hb से दिखाते हैं, और अगर O2 है तो O2 से इससे ऐसे बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है ना, HBO, ठीक है। देन नेक्स्ट लिखा है दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, और ये जो पिगमेंट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मोर सॉल्युबल होती है इन वाटर देन ऑक्सीजन। ये पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन से बाइंड करके नहीं आती एल्वेलाई तक, वो डिज़ोल्व होके आती है प्लाज्मा तक, ठीक है ना। ज़्यादा मात्रा में वो लगभग 60% वो क्या होती है, डिज़ोल्व फॉर्म में रहती है प्लाज्मा में, और वो एल्वेलाई तक आती है, जिसके बाद वो डिफ्यूज़ होकर बाहर रिलीज़ की जाती है, ठीक है ना। लिखा हुआ है दिस इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिज़ोल्व फॉर्म ऑफ द ब्लड। यही नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि क्या होता है, दिस इज़ हैंस इसलिए क्या है, मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ठीक है ना, ये इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो आई होप ये जो रेस्पिरेशन का चैप्टर या पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से। चलिए यहाँ पे जो स्पेशल पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हैं वो हम
टू नो मोर वाले वो हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पहले पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोकिंग के बारे में। आप सभी को पता होगा कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। वो क्या होती है? इंजरियस होती है, मतलब जानलेवा होती है, घातक होती है, ख़तरनाक होती है। किसके लिए? हमारी हेल्थ के लिए। फिर भी बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, बट दैट इज़ अ बैड हैबिट। ये आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग, आपके इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा हम डीपली देखते हैं। लंग कैंसर के बारे में बताया गया है। लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। मतलब ये मोस्ट कॉमन कह सकते हो कॉज ऑफ द डेथ है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज़ प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। जो हमारे अगर सीलिया की बात आई है तो जैसे सीलिया हमने पढ़े थे, जो विलाई पढ़े थे हमने, कहाँ पे? अभी हमने बात की थी विलाई की। ये विलाई कहाँ पाए जा रहे थे बच्चों? ये विलाई पाए जा रहे थे डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है ना, डाइजेशन में जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे थे। तो ऐसे ही जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे भी सीलिया पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पैरामीशियम पे पाए जा रहे थे सीलिया, वैसे ही सीलिया, ठीक है ना। तो उन सीलियों की वजह से क्या होता है, देखिए लिखा हुआ दी सीलिया हेल्प्स इन द रिमूव द जर्म्स। जैसे अभी हमने नॉस्ट्रल्स में हेयर्स की बात की थी, वैसे ही बात करेंगे यहाँ पे कि जो ये सीलिया है वो क्या करते हैं? जर्म्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, डस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, एंड हार्मफुल जो पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में आते हैं इनहेल करने के बाद, उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। नाउ स्मोकिंग की वजह से ये जो सीलिया हैं वो बेकार हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। स्मोकिंग डिस्ट्रॉयड दीज हेयर्स ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंटर टू द लंग्स एंड कॉजेज द इन्फेक्शन, कफ एंड इवन लंग कैंसर। और इसी की वजह से क्या हो जाता है? लंग कैंसर हो जाता है। मतलब जो मेन पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो स्मोकिंग है उसमें से, उसकी वजह से जो सीलिया हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरह से। एंड दैट्स वाई जो फिल्ट्रेशन है एयर का वो नहीं हो पाता। एंड अगर फिल्ट्रेशन है एयर का वो नहीं हो पाएगा तो एयर के साथ कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रोव, वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों? इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इवन कि वो लंग कैंसर को भी कॉज कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट इसके पहले वाला जो डू यू नो वाला पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। यू नो वाला तो नहीं है लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो डू यू नो वाला पॉइंट तो नहीं है, ये है मोर टू नो। हम इसके बाद इससे थोड़ा सा और ज़्यादा जानेंगे। तो लिखा हुआ है टोबैको के बारे में बताया गया है। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीडीज़ या हुक्का या गुटखा, इन सब के फॉर्म में अगर हम इसको यूज़ करते हैं, इट कैन बी हार्मफुल टू अस। ये क्या हो सकता है? हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। यूज़ ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टंग, लंग एंड हार्ट एंड लिवर। ये चार चीज़ें जो हैं ये कॉमनली इफेक्ट हो जाती हैं किसकी वजह से? टोबैको की यूज की वजह से, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्मोकलेस टोबैको इज़ ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ द हार्ट अटैक। जो स्मोकलेस टोबैको होता है बच्चों, वो एक कॉमन फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, है ना। हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या स्ट्रोक, जो हार्ट स्ट्रोक आते हैं, ठीक है ना, वो, ठीक है, या पल्मोनरी डिजीज़ जो होती हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी में या लंग्स में जो डिजीज़ हो जाती हैं, है ना, उसकी डिजीज़ के लिए, जैसे कैंसर वगैरह की बात कर रहे हैं ना, या सिवरल फॉर्म ऑफ कैंसर जैसे मैलिग्नेंट हो गया या और तरह के कैंसर हो गए, इनको भी ये फॉर्म कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी इनमें होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं टोबैको, इसीलिए हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ये प्रोहिबिटेड भी होता है कि इसका यूज़ यहाँ नहीं करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर इज़ अ हाई इंसिडेंट ऑफ ओरल कैंसर। और टोबैको च्यूइंग जो होती है, लोग खाते हैं ना, जो स्मोकलेस टोबैको होता है, जो च्यूइंग करते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी वजह से माउथ कैंसर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब माउथ कैंसर भी होता है, ठीक है ना, गुटखा वगैरह टोबैको च्यूइंग की वजह से। इसीलिए अगर आपको हेल्थी रहना है तो जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। आप क्या कहेंगे? नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। हम कहेंगे नो टू टोबैको इट्स प्रोडक्ट। हम इसका कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, मतलब किसी भी तरह के टोबैको के प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे।
सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ वॉइस क्वालिटी फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि कुछ दिनों से जो मेरा माइक है वो ख़राब हो गया था, तो प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड किया है क्योंकि मेरा फ़ोन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था। फिर फ़िलहाल हम ये सब साइड में रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा ज़रूर। एंड अगर आपको लगता है कि ये अपने दोस्तों को बताने लायक है, शेयर करने लायक है, कुछ नॉलेजेबल है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, या कोई सजेशन है मेरे लिए, हमारे चैनल के लिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सो आई होप आप बहुत अच्छे से रहें। लॉकडाउन के समय में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। पीस आउट।